मुकेश, अब मैं आपके पास आ रही हूं कि भाई अगर करोड़पतियों का माफ हो सकता है और सरकारें करती भी हैं, ये एक डेटा भी है, 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ हुआ 2017 से 2022 के बीच, तो वो जो गरीब आदमी है उसी की चुनावी रेवड़ियों पर सबसे ज्यादा चर्चा क्यों होती है, या उसी को जो दिया जाता है उसी के चलते अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठेगा, ऐसा क्यों एक नैरेटिव बनाया जा रहा है? नहीं, ऐसा लग रहा है कि हमारी पूरी डिबेट का प्रेमाइस ये है कि जनता को मुफ्त की आदत पड़ गई है, वो घूस लेकर वोट देती है। अरे भाई, करीब 2 लाख करोड़ रुपए, 1,90,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ था, उसमें आधा से ज्यादा जो उसका अनुपात में अगर देखें तो वो गरीब लोगों ने दिया, 64% गरीब जनता ने दिया। सब लोग टैक्स पे कर रहे हैं। क्या मिल रहा है हमको बदले में? पहले लोगों को लगता था कि बिजली, सड़क, पानी, अवेयर नहीं थे लोग, उन्हें लगता था कि हमारे लिए बहुत बड़ा काम हुआ है। नया देश है, एस्पिरेशनल क्लास है, और एस्पिरेशनल क्लास क्या है? अवेयर क्लास है। उसको लगता है, उसको सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट उसके अंदर आ गई है। उसे लगता है हमें के लिए हमको कुछ चाहिए। भाई, हमने क्या किया है? सरकारों ने क्या किया है? सरकार पहले जब सड़क बना दी, बिजली दे दी, पानी दे दी, तो उन्हें लगता था कि बड़ा काम हो गया। एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग मैं कहता हूं, लेकिन ये तो उनके लिए होना ही था। हमने उनके लिए कुछ किया नहीं। हमने पहले पुराने जमाने से एक परंपरा शुरू कर दी कि ऐसा कर देंगे तो हमें लोग वोट देंगे। अब वो चाहते हैं कि हमें वोट दें क्योंकि हमने उनके लिए कुछ किया है। मैं एक आंकड़ा मैंने कहीं लिखा था, वो ढूंढ रहा था, तो उस पर बाद में आता हूं। लेकिन एक सेंस ऑफ प्रोपोर्शन होना चाहिए। हमने अपनी जनता के लिए क्या किया है और हम क्या करने की योजना रखते हैं। Absolutely. और उसके आधार पे हम अगर उनके लिए एवेन्यूज क्रिएट करेंगे तो तब तो उन्हें जरूरत नहीं होगी। जब हमने उनके लिए एवेन्यू ही क्रिएट नहीं करना है तो हमारी कल्याणकारी स्टेट की हमने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको अडॉप्ट किया है। हमने कोई कल्याण नहीं किया। वेलफेयर स्टेट की अगर अवधारणा है तो हम जनता पे कल्याण नहीं कर रहे हैं। हमारे ही टैक्स का पैसा हम पे खर्च हो रहा है। और ये सरकार की नीति होनी चाहिए, उनकी नीयत भी होनी चाहिए। अगर वो हमारे लिए कुछ करते हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो उनकी जिम्मेदारी ये बनती है। और ये सिर्फ इस देश में हो रहा है ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा माहौल बनना चाहिए। अब अगर हमारे देश पे, मैं अगर स्टेट्स पे चला जाऊं तो हिमाचल प्रदेश का बजट है 5,343,000 करोड़ का, कर्जा है 85,000 करोड़ का। कर्नाटक का 3 लाख करोड़ का बजट है, कर्जा है 5 लाख करोड़ का। मध्य प्रदेश का 3,14,00,000 करोड़ का बजट है, 3,29,000 करोड़ का कर्जा है। मैं आई कैन गो ऑन एंड ऑन। केंद्र सरकार पे 2014 में कर्जा था 55 लाख करोड़, आज है 2023 में 150 लाख करोड़ का कर्जा है। चूंकि हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमको ये तय करनी पड़ेगी। हमें एवेन्यूज क्रिएट करने पड़ेंगे अपने लोगों के लिए, और फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई ये फ्रीबीज आपको हम नहीं देंगे। ये फ्रीबी करके हम दरअसल उनका अपमान करते हैं कि हम फ्रीबीज दे रहे हैं आपको। कोई इसको फ्रीबी कहता है, कोई इसको मेवा कहता है, कोई इसको सेवा कहता है। एम्पावर करने की आशुतोष ठीक कह रहे थे कि अगर हम अभी तक 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को, और विनोद जी भी कह रहे थे, अगर हम 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को अभी तक हमें अनाज देना पड़ रहा है, ठीक बात है, तो हमें समझना चाहिए कि हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, विश्व की 3री हो जाएंगे, लेकिन हम पर कैपिटा इनकम में कहां हैं? हम शायद 143वें नंबर पे हैं। हम परचेजिंग पावर पैरिटी में कहां हैं? मैं कल भी कह रहा था या परसों कह रहा था, $7,000 हर व्यक्ति का इस देश में है। यूके जिसको हमने पीछे छोड़ दिया है, उसमें पर व्यक्ति परचेजिंग पावर पैरिटी में अगर देखें $56,000 है। यूएस जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है, $70,000 है। भाई, उनके यहां जो आम व्यक्ति है उसकी क्रय करने की, उसकी खरीदने की क्षमता ज्यादा है।
तो सिर्फ कहीं ये ज्यादा। बड़ी बड़ी बातें करना कि हम वहां पहुंच गए हैं और हमको दरअसल आदत पड़ गई है फ्री की, और हमको पॉलिटिकल पार्टीज ने फ्री की आदत डाल दी है। पॉलिटिकल पार्टीज ने फ्री की आदत इसलिए डाली क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी एक लेवल के बाद उनकी पॉलिटिकल थिंकिंग से ये बाहर हो गया कि हमें आगे करना क्या है, हमें आम जनता के लिए करना क्या है। सबसे ज्यादा कौन रोजगार पैदा करता है? छोटे उद्योग, एमएसएमई। जितने लोग बैठे हैं मुझसे ज्यादा जानकार हैं, वो बता सकते हैं कि जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन ने इसकी बड़ी मार उन पे पड़ी है। तो लोगों के लिए जब हम जॉब्स ही क्रिएट नहीं कर पाएंगे तो उन्हें देना देश पड़ेगा। के तौर पे देना तो पड़ेगा। उसको फ्रीबीज कहिए, या मेवा कुछ भी कह कहिए, लीजिए, कुछ भी मेवा कह कहिए, लीजिए। सेवा कहिए, कुछ भी कह लीजिए। आशुतोष जी ने अभी एक बात शुरू की थी, लॉस्ट एंड फाउंड। इसमें यह भी है कि बहुत ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, योजनाएं ना बनानी पड़े, एम्पावर करने की तरफ अगर बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर एक लॉन्ग टर्म प्लान लेकर चलना पड़ेगा। अभी सुकेश ने बेरोजगारी की बात कही, तो क्या ये नहीं होना चाहिए इस देश में कि जो वो तबका जिसे फ्रीबीज की जरूरत आप महसूस कर रहे हैं, यानी कि आप मानते हैं कि वो बेरोजगार है, आप मानते हैं वो गरीब है, आप मानते हैं कि वो मुफ्त के मनोविज्ञान में आ जाएंगे, तो क्या वो रोड मैप तैयार करने की दिशा में भारत अभी अपने आप को अपने राजनेताओं के एक तरीके से ताकत में ये देख पा रहा है क्या कि ऐसा कोई विजन है देश के राजनेताओं में? और 2024 को भी मैं लेकर आना चाहती हूं आशुतोष जी, क्योंकि हिमाचल में और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद सब लगा कि जैसे नींद से जाग गए और लगा कि यही एक चाबी है लॉस्ट एंड फाउंड वाला हिसाब किताब, कि जो एक ने आजमाया चल गया तो दूसरा भी आजमाने लगे, और 2024 बिल्कुल नजदीक। देखिए गरिमा जी बारे में देखिए, चीन के अंदर डिमांड पूरी तरीके से खत्म हो गई है। दुनिया इन्फ्लेशन से परेशान होती है, चाइना डिफ्लेशन से परेशान है क्योंकि वहां ग्रोथ लगातार श्रिंक कर रही है। अमेरिका जो पिछले 4 सालों में लगातार इस बात को लेकर परेशान हो रहा था कि उसका इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जा रहा, साथ ही साथ उसकी जो जॉबलेसनेस है वो बढ़ती जा रही है। अमेरिका ने पिछले 3 सालों में जो बाइडेन के नेतृत्व में इन्फ्लेशन को भी काबू में किया है और साथ ही साथ जो जॉब था, जो अनएम्प्लॉयमेंट था, उसको भी काबू में किया है। हिंदुस्तान के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अभी तक हम सिर्फ $3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी है और हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अमेरिका आज की तारीख में 26 ट्रिलियन इकोनॉमी है, चाइना तकरीबन 20-21 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है। हम उस रेस में शामिल होने का सपना तो छोड़ दें। जो बात अभी सुकेश ने कही वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस देश के अंदर जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी है हिंदुस्तानी? $2600। अब जरा उसकी तुलना आप ब्रिटेन और बाकी देशों से कर लीजिए जिसका जिक्र उन्होंने किया। प्रॉब्लम क्या है? 2014 से लेकर लगातार मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन पिछले क्वार्टर के अंदर जो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो बेसिकली हमारी इकोनॉमी का इंजन होना चाहिए, वो सिर्फ 15% कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अगर आप एक्सपोर्ट इंजन नहीं बनते वर्ल्ड इकोनॉमी के, तो आप कैसे दुनिया के अंदर लोगों की आय बढ़ाएंगे? भारत की आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि भारत की जो, और ये मैं महामारी के पहले की बात बता रहा हूं, जो क्वार्टर था मार्च के महीने में 2020, उसमें भारत की जो जीडीपी ग्रोथ थी वो गिर के 3.7% हो गई थी। उसके बाद जिस तरीके से इसका मतलब यह था कि भारत की अर्थव्यवस्था में कुछ बेसिक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम तब तक आ चुकी थी, उसका अभी तक समाधान नहीं खोजा गया है। और चूंकि समाधान नहीं खोजा गया है, इसलिए लगातार आप देखिए हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा। फूड इन्फ्लेशन तो आज की तारीख में डबल डिजिट तो छोड़ दिए, सारे रिकॉर्ड तोड़ के इस वक्त सामने बैठा हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट ऑल टाइम हाई इस वक्त जा रहा है, और अगर आप 15 से 30 साल के लोगों के बीच अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखेंगे तो वो आंखें फट जाएंगे, वो 25% से ज्यादा है। बिल्कुल आशुतोष जी, बहुत सारी चुनौतियों के बीच चुनाव, राजनीति का ज्ञान इसीलिए मैं कह रही हूं कि चुनौतियां हैं और सबको दिख रही हैं चुनौतियां। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नहीं जानते, वो भी जानते हैं, विदेश मंत्री भी जानते हैं, चुनाव आयोग जानता है, सुप्रीम कोर्ट जानता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जानता है, लेकिन रामकृपाल जी उसके बावजूद चुनाव में इंपैक्ट होता है इन फ्रीबीज का, क्योंकि एक साइकोलॉजी है, एक मनोविज्ञान है कि सीधा आपने किसी को पैसा दे दिया। तो ऐसे में 2024 और उसके पहले के जितने चुनाव हैं, हिमाचल हमारे सामने, कर्नाटक हमारे सामने एक लिटमस टेस्ट की तरह खड़ा हुआ है, और उसके बाद तमाम लोग बड़ी जागृत अवस्था में इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। तो 2024 कितना प्रभावित होगा इस तरह की चुनावी रेवड़ियों से? और अभी कहा भी विनोद जी ने कि वो जो
80 करोड़ मतदाताओं को, 80 करोड़ गरीब लोगों को 5 किलो राशन भिजवाया जा रहा है, वो बंद नहीं होगा। यानी कि है चुनाव पर कोई ना कोई प्रभाव। देखिए, बिल्कुल होता है। और जो अभी हमारे सज्जन कुमार भाई कह रहे थे, बहुत सारी बातें उनकी सही है, लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूं कि फ्रीबीज अकेला फैक्टर नहीं है जो किसी चुनाव को प्रभावित कर सकता है। लेकिन देखिए, किसी भी चुनाव में आप तय जानती है कि मुख्य रूप से दो पार्टियां मिलते मिलते लगता है कि इन दो के बीच मुकाबला है। और यह मुकाबला इस तरह का होता है कि जैसे होता है कि कोई भी जीत सकता है, एक सत्ता में है, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी। ऐसे में क्या होता है कि फ्रीबीज बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है निश्चित तौर पर। क्योंकि होता क्या है कि एक 40, मान लीजिए 40% पर है और एक 45%, एक 55%, अगर 5 से 6% फ्रीबीज के चलते। और हर समाज में एक बात तय जान लीजिए, आज की बात नहीं है, यह सोवियत रशिया में लेनिन के समय से, और इस पर किताब भी लिखी गई, उसमें है कि रिफॉर्मिज्म एंड इकोनॉमिज्म, सोशलिज्म एंड रिफॉर्मिज्म गो टुगेदर, एक साथ चलते हैं। तो ये जो है ना कि मुझे मिल जाएगा, लोग दौड़ते हैं। लेकिन अभी एक बात कह रहा हूं, ये तो है कि निश्चित प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात जो अभी हमारे तमाम लोग ये कह रहे थे, देखिए, सरकार के पास दो चीज होती है, आय आती है और व्यय करना है। सवाल इस बात का, कोई भी सरकार हो, सवाल इसका है कि व्यय कीजिए आप किसी को डायरेक्ट दीजिए, किसी को अगर आप डायरेक्ट नहीं दे रहे हैं तो वो पैसा कहीं ना कहीं तो जा ही रहा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जाता है या फ्रीबीज बांट दें। न केजरीवाल अपना पैसा लेके आते हैं, न नरेंद्र मोदी कहीं से पैदा करते हैं, न कांग्रेस पैदा करती है, न बीजेपी पैदा करती है। ये सीधी सीधी आय और व्यय का सवाल है। ये जो हम लोग कहते हैं आजादी के बाद से और ऐसी जनता है वैसी जनता है, तो सवाल इस बात का है। और जो लोग अमेरिका, ब्रिटेन, इस सबको उदाहरण देते हैं, भाई हम 140 करोड़ हैं, अगर हम अमेरिका से भी ज्यादा अच्छी अर्थव्यवस्था बन जाए तो भी हमारी पर कैपिटा इनकम कई यूरोपियन कंट्रीज से कम होगी। आप ये सोचिए ना कि पूरा जितना यूरोप, जितना अकेले उत्तर प्रदेश है, उतने में पूरा यूरोप के 8 देश आते हैं। ये कौन सा तथ्य है कि हम अमेरिका से तुलना करें ये पर कैपिटा इनकम फलाना से। हम जो वो कहते हैं इंडिया एज ए नेशन 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा या 5 की बनेगा, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 140 करोड़ की जीडीपी, वो सारी पर कैपिटा इनकम जो है वो ब्रिटेन और जर्मनी और फ्रांस से बढ़ जाएगी। आज हम फ्रांस से भी ऊपर हैं, लेकिन इंग्लैंड, ये तथ्य है, 140 करोड़ हम हैं। आप ये ध्यान रखिए।